हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी आशा करता हूं और दुआ करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज का ये 5th पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और जितने भी रूल्स वहां पर डिस्कस किए गए हैं आप उनके नोट्स बना सकते हैं। गाइज, अगर आपको एकेडमिया क्लासेस के करंट अफेयर्स देखने हैं या फिर आपको भारत का संविधान जानना है तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलो गाइज, शुरू करते हैं आज के रूल्स। रूल नंबर 20, इनडेफिनिट प्रोनाउंस यानी सर्वनाम जो अनिश्चित हैं, जिनका नंबर डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये शब्द आपको याद रखने हैं। इनको इंग्लिश ग्रामर में इंडेफिनिट प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट क्या है? इन शब्दों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। ओके, ये पॉइंट याद रखना है आपको कि इन शब्दों का प्रयोग होता किनके लिए है? अनिश्चित व्यक्ति के लिए, नॉट फॉर थिंग, वस्तु के लिए नहीं बल्कि व्यक्ति के लिए जो कि अनिश्चित है, उनके लिए इसका प्रयोग होता है। ओके, अगला फैक्ट क्या है? इन्हें सिंगुलर माना जाता है। ओके, ये बात याद रखनी है कि ये जो शब्द यहाँ पर गिवन है, दिए गए हैं, इनको क्या माना जाता है? सिंगुलर, मतलब एक वचन माना जाता है। अब अगर इनको एक वचन माना जाता है तो इनके लिए प्रोनाउंस कौन से प्रयोग किए जाएंगे? इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर ये शब्द जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किए जाए, यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, तो उनके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ओके गाइस, 3 से 4 फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। दूसरी बात क्या है? इनका अर्थ अनिश्चित व्यक्ति के लिए, इनका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है। तीसरा फैक्ट, इन्हें सिंगुलर ही माना जाता है, सिंगुलर काउंट किया जाता है। चौथा फैक्ट है कि इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। एंड लास्ट फैक्ट इज सिंगुलर वर्ब इनके साथ प्रयोग की जाती है। गाइस, ये रूल्स हैं, अगर आपको मालूम होंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द सीजीएल एग्जामिनेशन, यानी कि हर एक चाहता है कि वो सीजीएल के जो एग्जाम है उनको क्वालिफाई करे, पास करे। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। ओके, एवरीवन यहाँ पे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है और यहाँ पर एवरीबडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीबडी, हर किसी को अपनी देश से क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एवरीवन आया है, एवरीवन के साथ वर्ब क्या लिखी हमने? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो वांट्स का प्रयोग किया गया है। किसका? वांट्स का। अब वांट्स का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो तो हम V5 का प्रयोग करते हैं। किसका? V5। और V5 क्या होती है? V5 असल में सिंगुलर वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब का यहाँ पे हमने प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। ओके, अगले वाक्य में जो कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। एवरीबडी, अब शुड तो मॉडल है जो कि सिंगुलर प्लूरल सबके साथ सेम ही फॉर्म में आता है, बदलता नहीं है। वो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इनकी तरह बदलता नहीं है। शुड तो सबके साथ सेम ही फॉर्म में आता है। मॉडल्स की यही बात है कि वो सबके साथ सेम फॉर्म में आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एवरीबडी के साथ लव हिज कंट्री आया। क्या आया है? हिज कंट्री। जो बात हमने यहाँ लिखी थी, सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर प्रोनाउन हिज का प्रयोग किसके लिए किया है? एवरीबडी के लिए। किसके लिए? एवरीबडी के लिए। तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, इन्हें सिंगुलर माना जाता है, अनिश्चित व्यक्तियों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और अगर ये सब्जेक्ट बनकर आए, वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पर आए, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस का या इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। ओके गाइस, अगला
एक एक्सेप्शनल पार्ट देखते हैं। अपवाद जो है वो ये क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है, यानी क्वेश्चन बनाने का तीसरा तरीका है, फॉर्म करने का, क्वेश्चन बनाने का तीसरा तरीका है। एक तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं, WH वर्ड से क्वेश्चन बनाते हैं। WH वर्ड से मतलब व्हाट इज योर नेम, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, मतलब सवाल, प्रश्न। दूसरा तरीका क्या है कि हम ऑक्सिलरी वर्ब से, किससे, ऑक्सिलरी वर्ब से क्या करते हैं, हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे डू यू लाइक इट, क्या तुम इसे पसंद करते हो, तो डू यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है और इसके द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया, मतलब ऑक्सिलरी जो वर्ड्स है इनके साथ। तीसरा एक अलग तरीका है जिसे क्वेश्चन टैग बोला जाता है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है, टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एक बात ये याद रखनी है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस इसमें। अब असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं ये भी बता देता हूं मैं आपको। कोई भी वाक्य है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव सेंस आता हो, एनी सेंटेंस कोई भी सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंस आता हो, जिसे यानी कि सकारात्मक या नकारात्मक वाक्यों को असल में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। याद रखना है, असर्टिव सेंटेंस में सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह के वाक्य शामिल होते हैं। नॉट ओनली पॉजिटिव बट आल्सो नेगेटिव सेंटेंसेस आर इंक्लूडेड इन असर्टिव सेंटेंस। अब इसके बाद क्या कहा गया है, इसका स्ट्रक्चर प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउंस, यानी इनके बाद क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आती है और प्लस में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन टैग का एक फॉर्मेट है। एग्जाम्पल के जरिए से आपको बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, यानी हर एक तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कैन दे। अब देखिए, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, ये यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, नेगेटिव, मतलब उसमें नॉट आया ना, इसलिए ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी मतलब यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। याद रखना है, मैंने पिछली दफा भी बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, तीसरा है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ओके गाइस, तो यहाँ कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब इसके बाद क्या आया है, दे, जो कि प्रोनाउंस में से है। तो एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, यानी हर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्या वे कर सकते हैं। ओके, अब एक्सेप्शनल पार्ट यही है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले पार्ट में कि अगर इनके साथ इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, ये फैक्ट हमने पढ़ा था। लेकिन अगला फैक्ट डिफरेंट क्यों है, एक्सेप्शन अपवाद क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन टैग में इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एवरीवन के लिए दे का प्रयोग किया गया है। ओके, अब मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर आपने कभी क्वेश्चन टैग नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे यू डोंट लाइक टी, ये हमारा हो गया असर्टिव सेंटेंस जो कि नेगेटिव में। यू डोंट लाइक टी, तुम चाय पसंद नहीं करते हो। अब क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, क्वेश्चन बनाया जाएगा, डोंट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव वे में मतलब डू यू, ये हमारा हो गया पूरा एक क्वेश्चन टैग। ये हो गया हमारा क्या, असर्टिव सेंटेंस, और ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हो गया हमारा प्रोनाउन। तो यहाँ डू के साथ यू आया है। अब यहाँ पे देखिए आप, यू के हिसाब से हमने डू लगा दिया, लेकिन यहाँ पे एवरीवन के लिए हमने जो पिछली स्लाइड में पढ़ा था वो क्या था कि हम सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, दे का। दैट इज द एक्सेप्शनल पार्ट ऑफ दिस। ओके, नोट, क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस में दिए गए शब्दों के लिए दे का प्रयोग होता है, न कि सिंगुलर प्रोनाउंस का। ये लाइन आपको याद कर लेनी है। चीजें कुछ होती है जो याद ही करनी होती है,
और कुछ होती है जो समझनी होती है। तो ये यहाँ पर रूल है, क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस में अगर इंडेफिनिट प्रोनाउंस का एज ए सब्जेक्ट प्रयोग किया गया हो तो उनके लिए क्वेश्चन टैग बनाते वक्त सिंगुलर प्रोनाउंस नहीं बल्कि दे का प्रयोग किया जाएगा। ओके गाइस, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 क्या है? रूल नंबर 21 क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउंस एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये कुछ शब्द हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस इन्हें कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए किया जाता है। ओके गाइस, ये शब्द याद रखना है आपको, अनिश्चित वस्तु। लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसमें जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस थे वो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाने वाले थे, मतलब मनुष्यों के लिए। यहाँ पर वस्तुओं के लिए, थिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द है एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, लेकिन इन्हें भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ओके, तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में ये सब काउंट होंगे, लेकिन उनका प्रयोग मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए, व्यक्ति के लिए होगा और इनका प्रयोग अनिश्चित वस्तुओं के लिए होता है। ओके, इन्हें सिंगुलर माना जाता है। ओके, इन्हें सिंगुलर काउंट किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा है। इनको सिंगुलर प्रोनाउंस के इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर इनका वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किया जाता है तो यूज सिंगुलर वर्ब विद देयर, तो उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। किसका? सिंगुलर वर्ब का। ओके, एग्जांपल देखिए, कॉन्सेप्ट समझते हैं। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, यानी हर चीज अपनी अहमियत रखती है। अब एवरीथिंग यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, लेकिन हैज यहाँ पे क्या आया है? सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? इसका प्लूरल फॉर्म है हैव। क्या है? हैव। तो एवरीथिंग यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसके लिए हमने हैज जो कि सिंगुलर वर्ब है इसका प्रयोग किया है। इट्स, अब एक बात ये भी देख लीजिए आप कि यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग हुआ है। एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। ओके, इट्स, अब ये क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, ऑन इम्पोर्टेंस, यानी हर चीज अपनी अहमियत रखती है। एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, यानी हर चीज अपने आप में खूबसूरत नजर आती है या होती है। अब देखिए, एवरीथिंग यहाँ पर लुक्स आया है। क्या आया है? लुक्स। अब लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, लुक्स सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ओके, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, इटसेल्फ यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन। ओके गाइस, आपको मालूम होना चाहिए कि ये सारे प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव, ये सारे प्रोनाउंस प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर्स जो भी वीडियोस बनेगी उनमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कवर करेंगे। ओके गाइस, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन्हें सिंगुलर माना जाता है, इनके लिए सिंगुलर प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे प्रयोग किए जाए तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? एवरीथिंग हैज इट्स ऑन इम्पोर्टेंस, हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है और एवरीथिंग यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, एवरीथिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लुक्स सिंगुलर वर्ब है और इटसेल्फ क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। इसका जो एक्सेप्शन है वो वही है जो क्वेश्चन टैग में हमने पिछली दफा देखा है। क्वेश्चन टैग टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके बारे में मैंने बता दिया है आपको। स्ट्रक्चर असर्टिव सेंटेंस प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस तरीके से क्वेश्चन टैग को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है। एग्जाम्पल, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल डजंट इट। ओके, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल यानी हर चीज खूबसूरत होती है, अपने आप में क्या होती है? खूबसूरत होती है। डजंट इट यानी कि नहीं होती है। अब ये क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ पर एवरीथिंग के लिए हमने क्या किया है? डजंट इट का प्रयोग किया है। डजंट सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर मतलब ऑक्स है, ऑक्सिलरी वर्ब है और इट का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या है? नोट, क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में दिए गए शब्दों के लिए इट का प्रयोग होता है, ना कि प्लूरल प्रोनाउंस का। हमने देखा कि जो लास्ट पार्ट था उसमें हमने दे का प्रयोग किया था। किसका? यानी इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं
उनके लिए हमने क्वेश्चन टैग में प्लूरल प्रोनाउंस का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन मतलब इट का प्रयोग किया गया है, प्लूरल प्रोनाउंस का नहीं। ओके गाइस, याद रखना क्वेश्चन टैग में अगर एक्सेप्शनल पार्ट ये है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये जो शब्द है इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अगर इनके जरिए से क्या किया जाए, क्वेश्चन टैग फॉर्म किया जाए, तो आप सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन टैग बनाने में। ओके, अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। रूल नंबर 22, इंडेफिनिट प्रोनाउन 1, ये यहाँ पर एक ही शब्द है, इसको समझना है। यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर इसका प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के तौर पे हुआ है तो हमें सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग करनी है। क्या सिंगुलर वर्ब मतलब एक वचन क्रिया। वन के लिए सिंगुलर प्रोनाउंस वन, वंस, वनसेल्फ। ओके, सिंगुलर प्रोनाउंस क्या है? वन के, वन है, वंस है, वन सेल्फ है, इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। डोंट यूज ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्फ। ओके, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती कर देते हैं आमतौर पर स्टूडेंट के वन के लिए ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ इन प्रोनाउंस का प्रयोग कर देते हैं, या फिर दे, देम, देयर, देमसेल्फ। इनका इतना नहीं करते हैं जितना हिम, हिज का कर देते हैं। तो आपको याद रखना है इन दोनों ही तरह के प्रोनाउंस का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि वंस, वन सेल्फ, इनका प्रयोग वन के लिए करना है। एग्जाम्पल देखिए, वन शुड लव वंस कंट्री, यानी कि हर एक को क्या अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वन शुड लव वंस कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री अगर आप बना दोगे तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, आपको वंस का ही प्रयोग करना है। वन वॉज डिसऑनेस्ट, यानी एक बेईमान था, अब वन का प्रयोग एक अनिश्चित शख्स के लिए, अनिश्चित व्यक्ति के लिए वन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझ में आया होंगे आपको। वन शुड लव वंस कंट्री, अगर वन के लिए आप प्रोनाउन हिज का प्रयोग कर देते हैं तो गलत हो जाएगा, या फिर डियर का प्रयोग कर देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से वन वॉज डिसऑनेस्ट, यहाँ पर इसको क्या माना गया है? सिंगुलर। क्या माना गया है? सिंगुलर। यूज सिंगुलर वर्ब, तो हमने यहाँ पे वॉज का प्रयोग कर लिया है, और वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? है वर, मतलब इसके साथ टेंस में प्रयोग की जाने वाली प्लूरल फॉर्म क्या है? वर है। ओके गाइस, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। रूल नंबर 23, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। अर्थ बहुत। अर्थ क्या होता है इनका? ये याद रखना है, इनका अर्थ क्या होता है? बहुत। बहुत के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग अनिश्चित संख्या के लिए होता है, ये बात याद रखनी है, अनिश्चित संख्या के लिए इनका प्रयोग होता है। इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। अर्थ तो बहुत होता है, लेकिन इनके बाद कौन से नाउन का? प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, मतलब बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा। यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर आते हैं, यूज प्लूरल वर्ब विद देम, तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, बहुत सारे जो विद्यार्थी थे मौजूद थे। अब यहाँ पर अ नंबर ऑफ, ये तो शब्द हो गए जो हमने ऊपर देखे, जो कि अनिश्चित संख्या के लिए आते हैं और इनका अर्थ बहुत होता है। अब इसके बाद हमने क्या कहा? प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, तो स्टूडेंट्स का प्रयोग हो गया। अब इसके बाद हमने क्या कहा कि अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आए तो हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, हमने वर्ब का प्रयोग कर दिया, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ पर अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वर प्रेजेंट, तो ये स्ट्रक्चर ही गलत हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि अ नंबर ऑफ के बाद हमें अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, इन सब के बाद हमें प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करना है। आप सिंगुलर नाउन का प्रयोग कर देंगे तो स्ट्रक्चर में गलती कर देंगे। ओके गाइस, समझ में आया? अ नंबर ऑफ हमारा कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल नाउन है, और वर्ब प्लूरल वर्ब है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन है, या अपवाद है, वो क्या है? एक्सेप्शन, द नंबर ऑफ, इस शब्द का प्रयोग निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, नंबर ऑफ अलग है और द नंबर ऑफ अलग है, अ नंबर ऑफ अलग है। तो द नंबर ऑफ, इस शब्द का प्रयोग निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। ओके, ये बात याद रखनी है। पिछली दफा हमने क्या देखा है लास्ट स्लाइड में, क्या निश्चित के लिए, लेकिन ये निश्चित संख्या के अर्थ में होता है। इसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। यहाँ
नाउन तो प्लूरल ही है। यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यूज सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हो गया। अगर ये वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे आता है तो हम वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके बाद नाउन तो प्लूरल ही आएगा। ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, इसको याद रखना, इसीलिए इसे अपवाद कहा गया है। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ बुक्स इज 40, यानी द नंबर ऑफ बुक्स इज 40। अब 40 को अगर आप देखें तो ये यानी कि एक निश्चित संख्या है 40, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो आया है वो बुक्स आई है, बुक नहीं आई है। क्या आई है? बुक्स आई है, जो कि क्या है? प्लूरल नाउन है। अब इसके बाद वर्ब क्या आई है? इज आई है, जो कि सिंगुलर वर्ब है। ये कॉन्सेप्ट है। द नंबर ऑफ, ये वाला जो शब्द है हमने यहाँ पे लिख दिया, इसका निश्चित संख्या के अर्थ में प्रयोग किया जाता है 40। ओके गाइस, निश्चित संख्या है हमारी, प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, ठीक है, बुक्स, लेकिन ये सब्जेक्ट के तौर पे आया तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, हमने कर दिया इज, तो हमारा स्ट्रक्चर ठीक है। द नंबर ऑफ बुक्स इज 40। ओके, रूल नंबर 24 देखते हैं। द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। इन सारे शब्दों का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले ये आप याद रखें, मीनिंग बहुत। ओके गाइस, ये बहुत जरूरी होता है कि आपको एक आइडिया रहे शब्दों का कि इनका अर्थ क्या होता है। अनिश्चित मात्रा में, किस मात्रा में? अनिश्चित मात्रा में। अब इनके साथ आता क्या है? प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एक वचन अनकाउंटेबल, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, ऐसी संज्ञाएं, इनका प्रयोग किया जाता है किनके बाद? द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। तो यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर इनका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे होगा तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट। अब देखिए, द अमाउंट ऑफ, ये तो ये शब्द है जो हमने ऊपर देखे हैं। अब ये बहुत के अर्थ में आते हैं और अनिश्चित मात्रा होती है। अब इसके साथ क्या कहा गया कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ओके, ठीक है, मनी को देखिए आप, ये सिंगुलर भी है, अनकाउंटेबल भी है और नाउन भी है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर मनी का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ कहा गया है कि यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पे आए तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ओके गाइस, हमने कर दिया। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? इसका प्लूरल फॉर्म है आर। क्या है? आर। तो द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि जो पैसों की मात्रा है वो सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है। ओके, तो द अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशिएंट, ये हमारा रूल नंबर 24 था। याद रखना, इन चारों शब्दों का प्रयोग अनिश्चित मात्रा के लिए होता है और इनका अर्थ एक ही होता है, बहुत। ओके, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, रूल नंबर 25, जो कि आज का लास्ट रूल है, बोथ सेवरल वेरियस। बोथ सेवरल वेरियस, बोथ तो दो के लिए प्रयोग होता है, सेवरल यानी बहुत सा के लिए, अनेक के लिए, वेरियस भी उसी तरीके से। अगर इन शब्दों का प्रयोग यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर हो तो यूज प्लूरल वर्ब। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है। ये आमतौर पर पूछ लिया भी जाता है और अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 2 बॉयज इन माई क्लास एंड बोथ आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। देयर आर 2 बॉयज इन माई क्लास एंड बोथ आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे बोथ का प्रयोग किया गया है, किसका? बोथ का। अब बोथ के बाद इज का नहीं बल्कि आर का प्रयोग किया गया। किसका? आर का। तो हमने ये बात कही कि यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ दो हिस्से हैं, देयर आर 2 बॉयज इन माई क्लास, एक हिस्सा, एक सेंटेंस, और दूसरा क्या है? एंड बोथ आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के तौर पे आया है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इसके बाद हम कौन से वर्ब का प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का। तो हमने आर का प्रयोग कर दिया और एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। मेरी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही क्या है, दोनों ही क्या है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ज्ञानी है। ओके गाइस, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने आज देखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।